This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन स्प्रिंग 2017 में आया हुआ है। स्प्रिंग 2017 में, और 15 मार्क्स का ये ओवरऑल वैसे क्वेश्चन था। इसका ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट है। एक तो सारे का सारा ये पार्ट थ्योरेटिकल था, बट दूसरा पार्ट थोड़ा जो बी पार्ट है वो थ्योरेटिकल भी था और न्यूमेरिकल भी है। चैलेंज बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले इसका ए पार्ट डिस्कस करते हैं। आपके असाइनमेंट में ये पहला क्वेश्चन है। जी मेरे भाई, ए पार्ट इसका देखें, 3 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में रेशियो फाइंड करना इतना बड़ा टारगेट नहीं होता जितना उसके ऊपर कमेंट्स करना होता। तो उसने अगर आप गौर फरमाओ तो गिवन है 2014, 15 एंड 16, और साथ उसने इंडस्ट्री एवरेज दे दी है। इंडस्ट्री एवरेज का मतलब है एक कंपनी साथ दे दी है। या ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो उस जैसी मार्केट है, उसका उसने डाटा दे दिया है। अब सवाल ये है, वो कहते हैं इन द लेटेस्ट, पहले हम देख लेते हैं कि 2000 जीपी रेशियो 2014 में 8% थी, 2015 में 10% हो गई और 2016 में 11% हो गई। मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। इंडस्ट्री की एवरेज है 10.45%। फिर क्विक रेशियो है, इंडस्ट्री की 1.52 है, 2014 में 1.42, 15 में 1.4 और 16 में 1.38। मतलब जो क्विक रेशियो है वो पहले से कम हो रही है हमारी, और इंडस्ट्री के मुकाबले में भी कम है। करंट रेशियो अगर हम गौर फरमाएं, 1.73 इंडस्ट्री की है, 1.59 2014 में है, 1.67 2015 में है और 1.84 2016 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई सामने, क्योंकि क्विक रेशियो और करंट रेशियो में सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड का तो फर्क है। प्रीपेड जब तक सवाल के अंदर ना गिवन हो या उसका जिक्र ना हो तो हमने कोई बात प्रीपेड के बारे में नहीं करनी, क्योंकि आईकैप की बुक के फार्मूले के अंदर भी प्रीपेड फार्मूले में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए जब भी हमने अपने कमेंट्स देने हैं तो हमने इन्वेंट्री का जिक्र करना है। तो इसका खास मतलब ये हुआ कि 2014, 15, 16 में क्विक रेशियो पहले से कम हो रही है, करंट रेशियो पहले से बढ़ रही है। उसके बाद है डेज परचेज इन पेबल, इंडस्ट्री के 82 है, हमारे पहले 89 थे, फिर 91 हो गया, फिर 80 होगा। कहते इन द लास्ट एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, कहता है जो शेयर होल्डर को रिपोर्ट दी है ना, डायरेक्टर ऑफ डीएफएल हैव बीन क्लेम्ड दैट liquidity position of the company has improved significantly। अब आपने जो डायरेक्टर का क्लेम है उस पे गौर करना है। कहता है कि जनाब वो कहते हैं कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इंप्रूव हो रही है। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पेमेंट जो डेज हैं वो भी बढ़ रहे, कम हो रहे हैं।
इससे तो लिक्विडिटी पोजीशन खराब होती है क्योंकि जल्दी पैसे पे करने हैं। करंट रेशियो नो डाउट बढ़ रही है, करंट रेशियो बढ़ रही है, लेकिन क्विक रेशियो पहले से कम हो रही है। अब सवाल के अंदर उसने 3 नंबर का ये सवाल हमसे पूछ लिया, क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम। तो जनाब हमने उसके क्लेम पर फोकस करना है 3 नंबर के लिए, ना कि सारी चीजों के ऊपर। एक स्टूडेंट का मैसेज मिला कि सर इंडस्ट्री की एवरेज बता दें। इंडस्ट्री की एवरेज का मतलब है कि हमारे जैसे बिजनेस की मार्केट में रेशियोज क्या है ओवरऑल, और हमारी रेशियोज क्या है, और हमने मेन फोकस करना है लिक्विडिटी पे, क्योंकि उसने कहा है, अगर आप यहां पर पढ़ें, डायरेक्टर ऑफ डीएफएल हैव क्लेम्ड दैट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी लेस हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। क्विक रेशियो कम हो रही है, करंट रेशियो बढ़ रही है, मामला ये है। अब देखिए, क्विक रेशियो बढ़ने का कम होने का मतलब ये है कि हमारे करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, और वो भी किस वजह से कम हो रहे होंगे, स्टॉक की वजह से, क्योंकि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में स्टॉक का फर्क है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, जरा 1 मिनट के लिए सोचें आप, फिर मैं बाय नेम लोगों से पूछता हूं आप लोगों से कि क्या क्या मेन वजह हो सकती है, कि क्या वो सही कह रहे हैं कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हो रही है, क्योंकि एक रेशो कम हो रही है, एक रेशो बढ़ रही है। पेबल की वजह से तो लिक्विडिटी खराब हो रही है। तो 30 सेकंड आपके पास हैं सोचने के लिए। तो आपने बताना है कि पोजीशन डायरेक्टर का क्लेम से आप एग्रीड हो या नहीं। जी जनाब, 1 मिनट आप सोचें। हाँ जी, इसमें हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ बिजनेस को भी लाजमी देखना होता है। चलें जी, आप बिस्मिल्लाह करते हैं। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय द एनालिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेयरी फूड लिमिटेड। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट या नेचर ऑफ द बिजनेस का पॉइंट आउट होना बहुत जरूरी है। जी जनाब, करंट रेशियो ज्यादा थी, करंट रेशियो से स्टॉक निकाल दिया, करंट रेशियो से स्टॉक निकाल दिया, तो हमारी क्विक रेशियो कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर करंट रेशियो हमारी ज्यादा आ रही थी तो वो स्टॉक की वजह से ज्यादा आ रही थी। करंट एसेट ज्यादा थे तो वो उसकी मेन वजह क्या थी, स्टॉक। और स्टॉक की नेचर क्या है, डेयरी फूड। स्टॉक ज्यादा हो सकता है क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि अगर दोनों रेशियो बढ़ रही होती ना तो फिर हम सोच सकते थे रिसीवेबल ज्यादा है, कैश ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ क्विक रेशियो कम हो रही है, इवन के इंडस्ट्री से भी कम है, और करंट रेशियो इवन के इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास स्टॉक ज्यादा है। अब स्टॉक अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक की नेचर भी पेरिशेबल है, डेयरी फूड है। तो जो हमें कहा जा रहा है कि जनाब लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हो रही है, लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होने का मतलब है पैसे जल्दी आने चाहिए, पैसा हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। ये तो स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे फिर ये नुकसान होगा कि अगर स्टॉक हमारे पास ज्यादा है तो उसके ऑब्सलीट होने के चांसेस भी होंगे, उसके एक्सपायर होने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की जो नेचर है वो पेरिशेबल नेचर है, डेयरी फूड है। हमेशा 2-3 बातें याद रखें बिजनेस का, जब भी सवाल शुरू करना है रेशियो एनालिसिस का तो फोकस करना है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो आपके ख्याल में जो डीएफएल के डायरेक्टर्स ने क्लेम किया है कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हुई है, एक्चुअल में हुई है या नहीं? जी, आप अपने कमेंट्स दें कि क्या वाकया में लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव नजर आ रही है सवाल के अंदर या नहीं? बिल्कुल, आप सबने सही जवाब दिया है कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि ये फर्क सिर्फ स्टॉक की वजह से आया है, और वो स्टॉक भी पेरिशेबल नेचर का है। तो हम फिर यही लिखेंगे, दो बातें तो वही जो सवाल है उसी की ही बातें लिख देते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे करंट रेशियो ऑफ डीएफएल improve even more than industry। करंट रेशियो इंप्रूव हुई है इवन मोर देन इंडस्ट्री, बट क्विक रेशियो declined even lower than industry। ये तो वही बात लिखी जो सवाल के अंदर लिखी हुई थी। अब हम कहेंगे इट इज क्लियर एविडेंस, किस बात का एविडेंस है कि जो क्विक रेशियो और करंट रेशियो में फर्क आया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री की वजह से आया है, और इन्वेंट्री भी बढ़ चुकी होगी। वजह क्योंकि क्विक रेशियो कम है, करंट रेशियो ज्यादा है। क्विक रेशियो में सिर्फ हम फार्मूले में इन्वेंट्री माइनस की तो हमारा आंसर कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी स्टॉक जरूरत से ज्यादा है। तो स्टॉक बढ़ने से हमारी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव नहीं होती, बल्कि डेटर से जल्दी पैसे ले लें या जल्दी हमारे पास कैश आ जाए, क्रेडिटर को पेमेंट लेट करें, तब लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होती है। ओके होगी बात? और साथ हमारे ऊपर जो इन्वेंट्री है वो है भी पेरिशेबल नेचर की, उसमें तो लॉस होने का खतरा होता है कि चीज जल्दी खराब ना हो जाए। तो आगे हम लिखेंगे द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। हमजा शाह ने कहा है कि प्रीपेड भी तो होते हैं। शाह जी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्रीपेड सिर्फ फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होता है, और अगर सवाल के अंदर हो तो लिखते हैं बस। कमेंट्स देते हुए आपने सिर्फ इन्वेंट्री के डिफरेंस को देखना है। ओके की बात? तो हम लिखेंगे द नेचर ऑफ, बल्कि एक लाइन और भी लिख लें, पेमेंट पीरियड आल्सो, बल्कि ये तो इट इज क्लियर एविडेंस इन्वेंट्री increased, that is perishable nature। पेरिशेबल नेचर की इन्वेंट्री है एंड इट मे बी
ऑब्सलीट ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री लॉसेस या शॉर्ट एक्सपायर, जो मर्जी लिख लें, इट मे बी chances of obsolete of inventory increased, chances of obsolete of inventory increased। एक लाइन आप और भी लिख सकते हो कि जनाब जो पेमेंट पीरियड है वो भी पहले से कम हो गया है, तो लिक्विडिटी पोजीशन इससे भी डिस्टर्ब होगी क्योंकि हमारा पैसा जल्दी आउट हो रहा है। पेमेंट पीरियड आल्सो डिक्लाइन, सो हम लिखेंगे वी डू नॉट एग्री विद, जवाब ये है एग्री विद द क्लेम ऑफ डायरेक्टर, ये मेन आंसर है। आखिरी लाइन, ऊपर तो हमने कहानी सुनाई है, तला ने कहा है कि सर प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है तो पैसा तो आ रहा होगा। तलहा हाशमी, आपको लगता है कि हो सकता है पैसा उधार पे चीजें बेची हो तो इनकम तो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होने की ये निशानी नहीं होती। वैसे मैं तो खुद चाहता था कि प्रॉफिट की भी एक लाइन लिख देते, लेकिन 3 नंबर के लिए ना बहुत ज्यादा हमने परेशानी होना। अगला सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसका नेक्स्ट पार्ट, extract from the latest financial statement of 2 companies। 2 कंपनीज की उसने स्टेटमेंट दे दी। ये कुछ लोग नोट करना चाहते हैं, नोट आप कर लें। अपने अपने कैलकुलेटर निकाल के बैठें। जी जनाब, आगे देखते हैं। ये इसका बी पार्ट 12 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। चलें जी, लिखा हुआ है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। अब उसने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात की, लिक्विडिटी रेशियो की बात की और वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात की। हम देखेंगे टाइम अगर सारा है तो सारी फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम कम है तो हम उन रेशियोज को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने जीपी रेशियो पढ़ा, एनपी रेशियो पढ़ा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा, रिटर्न ऑन एसेट पढ़ा और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पढ़ा। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में खास फर्क नहीं है, तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बस फाइंड कर लिया करो। फिर लिक्विडिटी रेशियो तो है ही 2, और वर्किंग कैपिटल रेशियो के अंदर आप लोग चाहो तो नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लो, चाहो तो ना फाइंड करो। नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लो, टर्नओवर ना फाइंड करो, ठीक है। लेकिन अगर टाइम आपके पास है तो फिर सब कुछ ही फाइंड करके दे दो। तो हम सबसे पहले, उसने कहा है कि सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कंपनी ए कंपनी बी। उसने अगर लिखता ना प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड करें, फिर तो काम ही खत्म था। उसने कहा है एनालाइज करें। इसका मतलब है हमने कमेंट्स भी देने। इसके बड़े आसान से कमेंट है कि हम लिखेंगे कंपनी ए बेस्ट है या कंपनी बी बेस्ट है। ये एक कमेंट तो ये हो गया ना सबको। फिर साथ साथ हम एक आधी रीजन लिखते जाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों।
तो कंपनी ए और बी का सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की हेडिंग देंगे, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करके फिर कमेंट्स लिखेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, आ जाए जरा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, चलें जनाब, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करनी है क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है और आपने वैल्यूज पुट करके मुझे आंसर बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने पेपर में देखना है कि अगर जगह काफी है तो रिमार्क्स का कॉलम भी साथ बना लेना, नहीं तो नीचे बना लेना। ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कोशिश किया करो कि अगर साइलेंट हो तो मार्जिन फाइंड कर लिया करो, और अगर जो साइलेंट ना हो तो जो कहे वही फाइंड कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं कंपनी ए और यहां लिख लेते हैं कंपनी बी। रिमार्क्स फिर हम नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि आपके पास भी पेज थोड़ा कम हो जाएगा। जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, कोई मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बता दे। 26440 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 161,600 मल्टीप्लाइड बाय 16.36%। सबने करना है ये। कंपनी बी का ग्रॉस प्रॉफिट कोई बता दे। 39630 डिवाइडेड बाय 220150 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर कोई बता दे। 18%। हमने सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करके फिर कमेंट्स देंगे, क्योंकि अगर एक एक के ऊपर कमेंट्स देना शुरू कर दिया ना तो फिर तो बहुत ही काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो वैसे ये लिख सकते हैं कि जो जीपी रेशियो है वो कंपनी बी की बेस्ट है। जीपी रेशियो कंपनी बी की बेस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेस्ट ऑफ कंपनी बी। ये हम लिख देते हैं और आखिर में भी एक ओवरऑल पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की एक दो लाइनें लिख देंगे। उसके बाद एनपी रेशियो आ जाती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये तो सिर्फ रेशियो लिखना ही काफी है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कंपनी ए के अंदर नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15547 डिवाइडेड बाय 161,600 9.6%। फिर आ जाओ कंपनी बी का 23
038 divided by 220150 multiplied by 100, 10.46%। डन होगी बात। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये सारी इंफॉर्मेशन है, यहां से ही देखकर लिखनी है आपने। जी जनाब, किसकी बेस्ट है? एनपी रेशो बी कंपनी की। और या इसमें तो हम पहले ये रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि जीपी ज्यादा था इसलिए एनपी ज्यादा आएगा। तो फिलहाल हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इज बेस्ट ऑफ कंपनी बी। ओके की बात। नेक्स्ट लिखते हैं जनाब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, profit before interest and tax divided by average capital employed multiplied by 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, आपने उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट भी ऐड करनी है। बात समझ लगी ना? जल्दी में कोई गलती नहीं कर जानी। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट भी ऐड करोगे तब जाकर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लो जनाब, अब मुझे कंपनी ए का पहले प्लस करके बताएं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी ऐड करेंगे ना इसमें? टैक्स तो आप देखे ना, टैक्स तो आपका ऐड हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, है ना? ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट 15,547। इसमें 333 ऐड करो को तो ये बनता है 15,880। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। फिर हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जी जनाब, 15,493। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कंपनी ए को ये चीजें दोनों ऐड करेंगे और कंपनी बी में ये दोनों ऐड करेंगे। तो कंपनी ए का तो लोन है ही नहीं, तो जनाब कंपनी ए का तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा वो 51,690 होगा। 51,690 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर कितना आ रहा है? %32.1%। और कंपनी बी पे आ जाए, कंपनी बी का मुझे बता दे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? $25,760, उसको प्लस करने से डिवाइडेड बाय इक्विटी और डेट को ऐड करके बताएं। 108,171 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, कितना आंसर आ गया? 23.8%। अब जरा गौर फरमाएं, इसमें किस कंपनी का कैपिटल रेशियो या रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतर है? कंपनी ए की। और इसकी सबसे खास वजह बताओ क्या है? वजह तो हम एंड में लिखेंगे, लेकिन इसमें एक खास वजह क्लियर नजर आ रही है। जिसने सवाल को पढ़ के चीजें लिखी है ना, खास वजह बताएं। लॉन्ग टर्म लोन नहीं है उसमें। लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, इसका मतलब है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो कम है, तो इसलिए कैपिटल की एफिशिएंसी ज्यादा नजर आ रही है। फिलहाल तो हम लिख लेंगे
कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेस्ट ऑफ कंपनी ए। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट पे आ जाते हैं। रिटर्न ऑन एसेट उसका फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लो जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपके पास दोनों का है। आप सिर्फ मुझे टोटल एसेट्स बताते जाएं। कंपनी ए के 99480 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसके भी बता दें। इसका आंसर आ गया 16.68% और उसका भी बता दें कंपनी बी के टोटल एसेट्स 161806। तो इसका आंसर आ गया 15.9%। ये हमारे पास टोटल एसेट्स कंपनी ए के गिवन है और ये कंपनी बी के गिवन है। तो इसमें भी कंपनी ए ही बाजी ले गई रिटर्न ऑन एसेट्स में भी। वैसे तो कोई डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन बताई नहीं, तो हम अपनी मर्जी के कमेंट्स लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट इज बेस्ट ऑफ कंपनी ए। अब हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ओवरऑल कमेंट्स भी देखते हैं। हम लिखेंगे कि जनाब जो कंपनी बी है उसका ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो कंपनी ए से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो नेट प्रॉफिट रेशियो का फर्क है, अगर आप गौर फरमाएं, वो जीपी रेशियो से कम है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला बात हम कर सकते हैं कि उसने जी, क्योंकि सेल्स किस कंपनी की ज्यादा है? अगर आप ओवरऑल देखें तो सेल्स कंपनी बी की ज्यादा है। वो 22,000 है, वो 16,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स ज्यादा हुई और सेल ज्यादा होने से हम उसके जो प्रॉफिट्स जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उतनी रहेगी, तो इसलिए वो अचीव करेगा एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब भी आपको इस तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आ रही हो तो आप लोग ये बात कह सकते हो कि जी वो सेल ज्यादा होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट वही रही और उसने इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो एडवांटेज है वो उसने अचीव कर लिया। और आगे अगर हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट वो कंपनी बी से कंपनी ए की बेहतर है। इसमें हमने लिखना है लोन के बारे में, तो लिखना ही लिखना है कि जो लोन का बैलेंस है वो कंपनी ए ने नहीं लिया, जिससे उसका इंटरेस्ट बच जाता होगा, वो इंटरेस्ट नहीं पे करता होगा। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कंपनी ए का कैश अवेलेबल है वो कंपनी बी से कम होगा। हम ये लिख सकते हैं ना कि कंपनी, हाँ, फ्यूचर में इसकी लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो सकती है कंपनी बी की, क्योंकि उसने लोन वापस पे करना है। तो हम ओवरऑल अगर लिखें, वैसे तो एनालाइज करने में कम से कम एक लाइन हमें लिखना जरूरी है। हमने लिखना है जीपी एंड एनपी रेशियो
is more than of company B. GP ratio and NP ratio of company B is more than company A. हम इसमें वजह क्या लिख सकते हैं? It may be. It may be cost of sale of company B is lower than company A because of bulk purchases. हमने मे का वर्ड लिखा है, हो सकता है, बिकॉज ऑफ बल्क परचेज। क्यों बोला? क्योंकि कंपनी बी की सेल ज्यादा है तो उसने चीजें खरीदी भी तो ज्यादा होंगी, तो ये पॉसिबल है कि उसको कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी बी को कम पड़ रही हो कंपनी ए से। एक ये वजह हो सकती है। एक वजह हम और भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि रेशियो 12 नंबर तो टोटल है। हम ये भी लिख सकते हैं, इट मे बी advantage of economy of scale achieved by company A। ये पॉसिबल है कि कंपनी ए ने इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो एडवांटेज है वो अचीव कर रहा हो। इसका मतलब भला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट हासिल करना कि उतनी ही कॉस्ट में ज्यादा सेल कर लेना, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लेना उतनी ही कॉस्ट में, राइट? तो इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिखा गया। अब हम आ जाते हैं इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के ऊपर और रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर, क्योंकि उसमें कंपनी ए की ज्यादा अच्छा है, कंपनी ए की कंपनी बी से ज्यादा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि एक तो उसने लोन नहीं लिया, लोन ना लेने के फायदे, एक इंटरेस्ट की बचत, दूसरा इन फ्यूचर कंपनी ए को लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, लिक्विडिटी इशू नहीं आ सकता क्योंकि कंपनी बी ने लोन भी तो पे करना है, तो उसका कैश आउट होना है फ्यूचर के अंदर, तो उसे लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो हम ये ऐसे ही एक दो लाइन पहले बहुत लिखा गया, हम लिखेंगे जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट ऑफ कंपनी ए is better than company B। अहमद कह रहा है एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल अहमद भाई ये होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना। मतलब आप एक रेंट दे रहे हो, अगर 10,000, उस 10,000 रेंट के अंदर चीजें ज्यादा बेच लो तो आपको पर यूनिट तो रेंट वही पड़ेगा, या चीजें ज्यादा प्रोड्यूस कर लो तो कॉस्ट पर यूनिट तो वही पड़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट में रह के उस फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा चीजों को सेल कर लेना या चीजें बना लेना, वो होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज। अब हम देखें, हमने जब किसी कंपनी के बारे में अच्छा कमेंट देना है तो फिर सोचना सिर्फ अच्छी बातें हैं, बुरी बातें नहीं सोचनी। फिर ये नहीं कहना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक दो चीजों को बेस बनाकर अच्छी बातें बता दें, बस काफी, इतना ही काफी है, क्योंकि हमने वो रजिस्टर तो भरना नहीं है अंग्रेजी से। तो वो कहता है इज बेटर देन कंपनी बी बिकॉज ऑफ, तलहा कहता है कि सेकंड पॉइंट में क्या हम इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना। एक ही चीज एक दफा उधर भी लिख दे उधर भी लिख दे, नहीं,
इधर हम लोन को बेस बनाते हैं। बैटन कंपनी है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यहां पर लिखेंगे इट मे बी, बल्कि इट मे वाला तो चक्कर ही नहीं आना, आप तो कंफर्म है। इंटरेस्ट एक्सपेंस reduce return on of company B decline ROCE and also cash outflow of company B for payment of loan may face liquidity issue। बस बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि अभी तो लिक्विडिटी रेशियो पहले बहुत ज्यादा लिखा गया। बस ए इज बेस्ट, बी इज बेस्ट और एक एक लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। पहले बहुत ज्यादा, ये मैंने ओवरऑल लिखा है, लेकिन आपने इससे भी कम लिखना है। मुख्य की बात, उसके बाद चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर वापस। ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात की, अब हम करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बाद। जी जनाब, अहमद भाई ने कहा है कि एक दफा नोट करना है। अहमद भाई नोट कर लेंगे, वैसे मैं आपको ये बाद में सेंड भी कर दूंगा नोट करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास आता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अगर हम बात करें करंट रेशियो की, तो फार्मूला हमारे पास होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। और अगर हम क्विक रेशियो की बात करें, तो हमारे पास फार्मूला बनता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स, और इसमें मैंने चैट आपकी ऑफ की है कि कुछ लोग आउट ऑफ द वे जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मुझसे कम्युनिकेट करना है, कोई इस तरह की बात नहीं करनी जो आउट ऑफ द वे हो, प्लीज। चलें जी, करंट एसेट्स और क्वेश्चन आपके सामने है। करंट एसेट्स, या आप ऐसा करें टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स माइनस कर दें, या फिर डायरेक्ट तीनों को प्लस कर ले। करंट एसेट्स के लिए 21,700, 24,000, ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं दोनों कंपनीज के। 65020 65020 ओवर
47790। कंपनी बी की भी बताएं। कंपनी बी के करंट एसेट्स 113730 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज के बारे में बताएं 53635। दोनों की रेशियो भी बता दें डिवाइड करके। कंपनी ए की क्या रेशियो बन रही है? सर करंट लाइबिलिटीज कहाँ पे दी हुई है? करंट लायबिलिटीज कहाँ पे दी हैं बेटा? ये करंट लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर ये पेबल्स को, अदर पेबल। क्रेडिटर और पेबल को ऐड करके ना। हाँ जी, और 1.36 रेशो 1। 36 आ गई रेशियो 1 कंपनी ए की, और 2.12 रेशियो 1 आ गया कंपनी बी का। सेम एज इट इज आप लोगों ने इन्वेंट्री माइनस करके करंट लायबिलिटी पे डिवाइड करना है। मतलब इन्वेंट्री के अलावा। जी जनाब बताएं जरा, इन्वेंट्री के अलावा 43320 और ये आ जाएगा 0.9 रेशियो 1, और दूसरा आ गया 93730 और इसकी रेशियो आ गई 1.7 कर लो या 8 कर लो। ठीक होगी बात? रेशियो 1। सर रेशो में इन्वेंट्री माइनस करनी है ना 21,700। हाँ जी, ये सार फार्मूला लिखा हुआ है सार। सर ये अगर 777 आता है। क्या आता है? 77780। किसका 3.780 वाला है? कंपनी ए का, कंपनी बी का? सर ये कंपनी 99480 माइनस 21700। सर ये भाई फिक्स एसेट भी साथ में ऐड कर रहे हैं। ये है ना काम। चलें जी, यही है, यही वैल्यूज है। इनको दोबारा देखें। अब आप जरा गौर फरमाएं कि करंट रेशियो कंपनी बी की बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा है। वैसे टू बेस्ट होती है ना, लेकिन वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और क्विक रेशियो भी बेस्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं कंपनी बी की करंट रेशियो और क्विक रेशियो बेहतर है कंपनी ए से। हम इसका आगे मतलब भी लिख सकते हैं कि जनाब उसका वो जो उसके पास जो पैसे हैं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए ज्यादा है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके फायदे नुकसान आपको पता है कि सवाल के अंदर अगर क्विक रेशियो 1:1 बेस्ट होती है, ऐसा हो सकता है कि उसने पैसे यानी ट्रेड डेटर्स को पे ना किए हो क्योंकि जरूरत से ज्यादा है। यानी कंपनी ए की भी बुरी नहीं है रेशियोज, 1.36 है, 2 रेशियो बेस्ट होती है, लेकिन 1.36 भी बुरी रेशियो नहीं है। ये 0.91 रेशियो 1 बेस्ट है ये, लेकिन उसकी 2.12 है, वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट मे बी ट्रेड डेटर्स इंक्रीजेज, और उस जिसकी वजह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उसकी बढ़ जाए कंपनी बी की। लेकिन हम ये तो पहले तो लिखेंगे ना कि करंट रेशियो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए। ओके होगी बात? और हम ये लिखेंगे इसकी, वैसे तो जो आई कैप ने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, आई कैप ने इसको लिंक बनाया हुआ है इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो के साथ। वो वर्किंग कैपिटल रेशियो और इसको साथ मिक्स करके इसका आंसर बताया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी।
वैसे बेस्ट तो आंसर वही होता है कि किसी एक का लिंक, एक डाटा का एक दूसरे का लिंक अगर साथ बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हम इंडिपेंडेंट अगर करें, क्योंकि अभी तो हम साथ साथ ही कमेंट्स लिख रहे हैं और वर्किंग कैपिटल रेशियो तो अभी हमने फाइंड ही नहीं की, तो इसलिए हम यही लिखेंगे कि कंपनी बी हैज more current assets for the payment of current liabilities। एक बात ये लिख देंगे, हाँ एक थोड़ी सी नेगेटिव बात लिख दें, अगर बेस्ट रेशियो से ऊपर है तो हम ये कह सकते हैं इट मे बी और वैसे भी अगर हम देखें तो जो डेटर्स हैं वो कंपनी बी के ज्यादा है, डेटर जो है वो कंपनी बी के ज्यादा है, तो हम ये लिख सकते हैं इट मे बी increase provision for bad debts, it may be increase provision for bad debts due to increase in debtors। क्योंकि डेटर्स अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि इट मे बी लेस एफिशिएंट पॉलिसीज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटर्स। डेटर्स को जो रिकवरी है उसके लिए जो आपने पॉलिसीज बनाई हुई है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, आप लोगों ने वो सारी रेशियो फाइंड करनी है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, तो आप वही सारे के सारे 7 फार्मूलाज लगाएं। अगर आप चाहते हो कि हमने सारे नहीं लगाने तो डेज वाले मिनिमम है, ठीक है, डेज वाले लाजमी लगाने हैं, ओके की बात, वरना चाहो तो आप सारे फाइंड कर लो, और कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी लाजमी है। चले जनाब, वर्किंग कैपिटल रेशियो में आप डेटर टर्नओवर रेशियो हर बंदे ने खुद फाइंड करना है, मैंने सिर्फ वैल्यूज लिख देनी है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सारा फाइंड करने के बाद साथ ही आप लोग इसके फाइंड कर लोगे कलेक्शन पीरियड, क्योंकि उसको डिवाइड करते जाओ 365 पे, सॉरी टर्नओवर रेशियो पे डिवाइड करते जाओ 365 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो डेज में भी आ जाएगा। ओके की बात, ये आया फिर चला गया, पता नहीं है। माइक बंद करो। चलें जनाब, इसको फाइंड करें। फिर मैं तो कहता हूं टर्नओवर को फाइंड करने की बजाय जो हमें चाहिए ना डायरेक्ट वो फाइंड कर लो। डेटर कलेक्शन पीरियड फाइंड करो, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड फाइंड करो। वैसे अगर टाइम हो तो आप सारा कर लेना, लेकिन मेन इसमें और होल्डिंग पीरियड फाइंड करो, कंपनी ए का और बी का, और फिर उसके एंड पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप 5 मिनट में इसको सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं सबके आंसर ले, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, जल्दी करें।
हाँ जी मेरे भाई, अगर आपने फाइंड कर लिया है तो काइंडली बताते जाएं। कंपनी ए का कलेक्शन पीरियड कितना आया है? 55.27 55.27 और कंपनी बी का 73। सारा ये इन डेज में होगा। फिर आप बताएं क्रेडिटर के पेमेंट पीरियड कितना आया है? 96 और कंपनी बी का 91। फिर होल्डिंग टाइम बता दें 58.6 और बी का 40। लो जी, एवरेज अब पहले बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी बी का जो कलेक्शन पीरियड है वो ज्यादा है, डेटर भी ज्यादा है, तो लो जनाब इसको बैड डेट्स के बड़े चांसेस हैं और इसकी जो रिकवरी की पॉलिसीज हैं वो वीक हैं, इनएफिशिएंट हैं। पेमेंट पीरियड कंपनी ए का ज्यादा है, कंपनी बी का कम है। इस बेचारे ने तो लोन भी देना है और क्रेडिटर को भी जल्दी पैसे पे करा है। फिर उसके बाद स्टॉक होल्डिंग पीरियड, वो कंपनी ए का कम है, वो बेस्ट है कंपनी बी का, सॉरी, और कंपनी ए का ज्यादा है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी फाइंड करके बता दो, इसको प्लस माइनस करके बता दो ताकि हमें पता चले किसका ऑपरेटिंग साइकिल बेस्ट है किससे। 17.87 कुछ लोग कह रहे हैं सर 17.8, इसी को सॉल्व करेंगे। और कंपनी बी का भी बता दें 22.1। हाँ जी जनाब, 2 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल किसका बेस्ट है, कंपनी ए का या कंपनी बी का? कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी ए का बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कंपनी कम है कैश ऑपरेटिंग साइकिल, और जिसका कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि उसके पास कैश अवेलेबल फॉर यूज ज्यादा रहता है। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा सा सबको लिखना है। जो कंपनी बी है उसकी कलेक्शन पीरियड ज्यादा, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है, तो हम पहले तो ये लिख लेंगे ना, सबके लिए एक एक लाइन लिख लें। एवरेज collection period of company A is better than company B. Company B may faces provision for bad debts and it may be inefficient collection policies या रिकवरी पॉलिसीज। बस ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ज्यादा अंग्रेजी लिखे जाएंगे तो कुछ और ही निकलता जाएगा। फिर हम पेमेंट पीरियड का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पेमेंट पीरियड, अगर हम बात करें पेमेंट पीरियड की, तो उसमें भी कंपनी ए को फायदा है। कंपनी ए को फायदा है, वजह क्योंकि वो लेट पैसे पे करती है तो वो जो कैश है वो अदर सोर्सेस के लिए इस्तेमाल कर लेती है और उसको
लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी बी हमें पता है इसने लोन लिया हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिटर को भी जल्दी पैसे पे कर देती है, तो अदर सोर्सेज के लिए इसे लोन की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख लेंगे पेमेंट पीरियड ऑफ कंपनी ए मे बी, 100% नहीं लिखेंगे, मे बी बेस्ट बिकॉज company A used its cash for other purpose या other sources। कंपनी ए जो कैश है वो अदर सोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर लेती है, देन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट तो करती है लेकिन थोड़ा लेट करती है, लेकिन कंपनी बी जल्दी करती है तो उसको अदर सोर्सेज के लिए लोन रिक्वायर्ड होता है। तो कंपनी बी अर्ली पेड टू क्रेडिटर, it may obtain loan for other sources। वर्ड हमेशा जब मे का लिखते होते हैं जब हमने अपनी तरफ से कमेंट्स देने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई चीजें अवेलेबल हैं तो फिर मे का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। होल्डिंग पीरियड किसका सही है? होल्डिंग पीरियड स्टॉक होल्डिंग पीरियड कंपनी ए का या बी का? सर बी का। बी का बेस्ट है। किसी ने ए का लिख दिया, होल्डिंग पीरियड कंपनी बी का बेस्ट है। तो होल्डिंग टाइम ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन ए। तो हम ये लिख सकते हैं, हो सकता है उसकी जो सेलिंग पॉलिसीज है वो बी की वो बेटर देन ए हो। सेलिंग पॉलिसीज, सेल प्राइस, हम इसके बारे में लिखेंगे। इट मे बी सेलिंग पॉलिसीज ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन ए। बस इतना ही लिखने काफी है। तो ये हमारा स्प्रिंग 2017 का सवाल था, 15 मार्क्स का, यानी कमेंट्स लिखने के लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक होगी बात। अगर हम बात करें इससे पहले जो सवाल पेपर में आया हुआ है आपका, शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत अच्छा सवाल आया क्वेश्चन, यानी 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। इसके अंदर तो प्योर कहता है जो रेशो जीपी रेशो बताई है, एनपी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो और कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। और उसने देखो अगर गौर फरमाओ तो 2017 और 16 को एक ही कंपनी के दोनों सालों को भी कंपेयर किया हुआ है, फिर एक कंपनी को बाहर किसी और कंपनी के साथ भी कंपेयर किया हुआ। तो कल आपने इसके कमेंट्स लिख कर आने हैं। दिल तो मेरा करता है ये सवाल करवा दूं, कल नया टॉपिक शुरू करें, लेकिन बेहतर है कि एक दफा फिजिकली इसको खत्म करें। तो एक तो इसके कमेंट्स मैंने चेक करने हैं सबके, अपनी मर्जी के कमेंट आप लिखोगे। और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा सवाल है। ये बहुत ज्यादा, तो इसमें तो रेशो फाइंड करनी है मेन, और वो कहता है फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर द वेरिएशन। कम अज कम एक रीजन आपने लाजमी लिखनी है। और मैं आपको कुछ चीजें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली थी, यहां से आपने कुछ चीजें देखनी है कि
ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसको लाजमी कंसीडर करना है। मतलब मैंने आपको कहा था कि मैन्युफैक्चरर का जब वर्ड आएगा तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी रॉ मटेरियल का जिक्र जरूर करना है। चलें जनाब, तो ये कल आपने और साथ सिर्फ रेशो यही फाइंड करनी है जिसके बारे में उसने जिक्र किया हुआ है, और इस सब दूसरे सवाल के अंदर आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस चीज को लाजमी कंसीडर करना है कि बिजनेस 2015 में कमेंस हुआ है और आप लोग 2017 में खड़े हो, ठीक है। तो आपने स्प्रिंग 2018 का सवाल करना है, यानी ये आपने पहला दूसरा और तीसरा अपनी असाइनमेंट का और ऑटम 2017 का अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2+3 करना है। आपके पास जो असाइनमेंट अवेलेबल है उसको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।